जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर एक शेर बड़ा फिट बैठता है। शेर राहत इंदौरी का है। राहत इंदौरी ने कहा, झूठू ने झूठू से कहा है सच बोलो। झूठू ने झूठू से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। अंदर झूठू की एक मंडी है, अंदर झूठू की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। झूठू ने झूठू से कहा सच बोलो। पूर्व जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जम्मू कश्मीर में भी अलग अलग पोर्टल्स पर वो वीडियो चल रहा है। अफसोस इस बात पर है कि उस वीडियो में जो कुछ पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक कह रहे हैं, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। कोई पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को यह नहीं पूछ रहा कि जनाब राज्यपाल साहब, आज भी वो राज्यपाल हैं, यहां से गोवा गए थे, गोवा से मेघालय गए, बिहार से जम्मू कश्मीर आए, जम्मू कश्मीर से गोवा गए और गोवा से मेघालय गए। और ये बिल्कुल ये छोटा सा कालखंड है जिस कालखंड में ये सारा कुछ हुआ है। कल जो वीडियो आप भी देख रहे हैं, उस वीडियो में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं 150 करोड़ 150 करोड़ की दो बड़ी बड़ी डीलें होने वाली थी। 150 करोड़ के दो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे थे। अब डील किस चीज की थी वो हमारी समझ से बाहर है। जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए अब ये चिंता का विषय होना चाहिए और उन्हें ये बताना चाहिए दुनिया को कि कौन सी डील थी जिस डील में अंबानी 150 करोड़ रुपया पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को देने वाला था। कौन सी डील थी ऐसी जिसमें संघ के एक बड़े अफसर, अब संघ में अफसर कब से होने लगे मेरी समझ से बाहर है। संघ में प्रचारक होते हैं, संघ में अलग अलग स्थानों पर काम करने वाले लोग होते हैं और संघ के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उन पर आज तक करप्शन का या उन पर आज तक करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होने का इल्जाम आपने अभी तक ना तो सुना होगा कहीं, ना आपके विचार में ये, ना आपके ध्यान में कभी आया होगा। लेकिन पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक कहते हैं कि 150 करोड़ की दो डीलें होने वाली थी। एक डील अंबानी के साथ थी और दूसरी डील को लेकर उन्होंने कहा है कि उसमें संघ के एक बड़े अफसर इन्वॉल्व थे। और उसके बाद यह भी कहा कि एक डील में तो महबूबा मुफ्ती की सरकार में एक मंत्री जो खुद को प्रधानमंत्री का करीबी बताते थे वो इन्वॉल्व थे। उन्होंने कहा ये 150 करोड़ की दो डीलें थी। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे सेक्रेटरियों ने मुझसे ये कहा कि इनमें गफलेबाजी है। आप ये भी देखिए, आकाशवाणी हो गई सेक्रेटरियों को कि इसमें गफलेबाजी है और उसके बाद ये भी सेक्रेटरियों ने कहा कि आपको 150 करोड़ इसमें मिल सकता है। 150 करोड़ एक डील में, 150 करोड़ दूसरी डील में। सबसे पहले जम्मू कश्मीर सरकार से मेरी विनम्र विनती और आग्रह होगा, एंटी करप्शन ब्यूरो जो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है उसको फौरन कहिए कि कौन है वो सेक्रेटरी जिन सेक्रेटरियों ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को ये कहा था आपको इन दो डीलों में 150 करोड़ मिलने वाला है। वो क्यों मैं कह रहा हूं? वो इसलिए मैं कह रहा हूं 150 करोड़ ऑफर हुआ होगा, सेक्रेटरी साहब को कहा गया होगा कि जनाब गवर्नर साहब से कहिए, क्योंकि ये सत्यपाल मलिक का बयान है, मैं बयान को थोड़ा सा खोलकर आपको सुना रहा हूं। तो सेक्रेटरी साहब को ऑफर हुई होगी। सेक्रेटरी साहब ने ऑफर सुनी कैसे, राज्यपाल तक वो ऑफर पहुंचाई कैसे? क्या आपको नहीं लगता कि सेक्रेटरी साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई बनती है? या ये आम खाम सी बात है सेक्रेटरी के लेवल पर कि 150 करोड़ की कोई डील होने वाली है, सेक्रेटरी साहब को कहा जा रहा है कि जनाबे वाला 150 करोड़ रुपया हम गवर्नर साहब को देंगे, हमारी ये डील करवाइए। और ऐसी कौन सी डील अंबानी परिवार को जम्मू कश्मीर में करनी थी जिस डील के लिए अंबानी परिवार को राज्यपाल का दरवाजा खटखटाना पड़ा? ये समझ से बाहर है। जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट आएगी, ये वादा प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का है, ये वादा गृह मंत्री अमित शाह का है और इन्वेस्टमेंट आना चाहिए और जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ताकि जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट के नए स्रोत जनरेट किए जा सके, नए सोर्स जनरेट किए जा सके। इसी के लिए अंबानी जम्मू कश्मीर आए थे, इसी के लिए अन्य और बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स जम्मू कश्मीर में चक्कर लगाने के लिए आए थे। लेकिन क्या राज्यपाल महोदय, पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर के और इस समय मेघालय के राज्यपाल, क्या वो उन सेक्रेटरियों के नाम सरकार को बताएंगे? क्या जम्मू कश्मीर की सरकार एंटी करप्शन ब्यूरो से ये कहेगी कि इतना संगीन इल्जाम जो लगाया गया है इसकी पड़ताल करिए, लाइए वो दो फाइलें कहां पर हैं? रिकॉर्ड तो कहीं नहीं ना जाता।
रिकॉर्ड को आग तो नहीं लगती, रिकॉर्ड तो आप रिकॉर्ड रूम में रखते हैं ना, तो रिकॉर्ड तो मौजूद होगा। इस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बार बार ये कह चुके हैं कि करप्शन को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि सत्यपाल मलिक के इस बयान पर वो फाइलें जरूर दोनों मंगवाएंगे जिन फाइलों को लेकर इतने बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने उसके बाद कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला, मैंने उनको कहा कि ये 2 डील्स हैं, मुझे बताइए क्या करना है। तो प्रधानमंत्री ने मुझे आगे से ये कहा कि करप्शन को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगली बात जो कही है वो जम्मू कश्मीर के हर निवासी को सुननी चाहिए और जम्मू कश्मीर के हर निवासी को सुनकर इस पर चिंतन और मंथन करना चाहिए, क्या यह सत्य है। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर जैसी करप्ट स्टेट, जिस करप्ट स्टेट में बाकी पूरे देश में 4 से 5% कमीशन है, जम्मू कश्मीर में 15% कमीशन है, लेकिन मेरे कार्यकाल में करप्शन का कोई बड़ा काम नहीं हुआ। पहले तो हम ये समझना चाहेंगे ये 4 से 5% कमीशन जो देश के बाकी भागों में है वो क्या करप्शन नहीं है, या उसको करप्शन का कोई दूसरा नाम आपने दे दिया है। और 15% कमीशन जम्मू कश्मीर में किन कामों में ये कमीशन है और राज्यपाल महोदय को ये पता कैसे है, राज्यपाल महोदय ये जानते कैसे हैं, किस सेक्रेटरी ने राज्यपाल महोदय को ये जानकारी दी है और ये जानकारी इन तक पहुंची कैसे है। यहां तो हालात इस वक्त ऐसे हैं कि कोई आम आदमी किसी के ऊपर करप्शन का इल्जाम लगाए तो फौरन लोग कोर्ट दौड़ पड़ते हैं, फौरन कोर्ट में चले जाते हैं कि जनाब मेरे ऊपर करप्शन का इल्जाम लगाया, मानहानि का दावा कर देते हैं। यहां पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर इल्जाम लगा है कि यहां 15% कमीशन लेकर काम होता है, जबकि पूरे देश में 5% कमीशन पर काम होता है। कमीशन चोरी है, चाहे वो बिहार में हो, वो यूपी में हो या वो जम्मू कश्मीर में हो। यानी 5% चोरी आपको चलेगी, 15% चोरी आपको नहीं चलेगी। यानी वो करप्शन है, आप ये कह रहे हैं कि करप्शन का लेवल जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा है। आपको अगर ये सब कुछ मालूम था तो आपने अपने कार्यकाल में, आपने अपने टाइम में कितने आईएएस अफसर हैं जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इजाजत दी, कितने आईपीएस अफसर हैं जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इजाजत दी, कितने केपीएस जेकेपीएस ऑफिसर्स हैं, कितने जेकेएस ऑफिसर्स हैं जिनके खिलाफ आपके कार्यकाल में कार्रवाई की इजाजत दी गई, कुछ याद तो करवाइए। उसके बाद राज्यपाल महोदय और आगे जाते हैं और रोशनी एक्ट को लेकर उस पर हम कोशिश करेंगे एडवोकेट अंकुश शर्मा से बात की जाए, एडवोकेट शेख शकील अहमद से बात की जाए और उसके अलावा प्रोफेसर एसके भल्ला जिनका पेटिशन था उनसे बात की जाए, उनसे यह मालूम किया जाए कि मेहनत तो आप लोगों ने की थी, कोर्ट के दरवाजे तो आप लोगों ने रोशनी के मामले में खटखटाए और आप लोगों ने कोर्ट में केस प्रेजेंट किया, आप लोगों ने कोर्ट के समक्ष सारे तथ्य रखे और आपकी कोशिशों के बाद यह मुमकिन हो सका कि कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया और सिर्फ संज्ञान ही नहीं लिया, जस्टिस गीता मित्तल ने रोशनी के कानून को असंवैधानिक डिक्लेयर किया। इसमें कोई शक नहीं कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपने कार्यकाल में रोशनी एक्ट को कलअदम करार दे दिया था। लेकिन सवाल यह है कि जो काम एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने किया, जो काम जम्मू कश्मीर के वकीलों ने किया, जो काम जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों ने किया, जिस रोशनी के कानून को लेकर कि इसमें खुर्द-बुर्द हुआ है, इसमें चोरियां हुई हैं, ये सबसे पहले किसने हाईलाइट किया था? कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट में ये सारी कहानी आई थी। उस समय के कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ने 2013 में ये कहा था कि ये लगभग 20,000 करोड़ के ऊपर का स्कैंडल है। उससे पहले ये मामला कोर्ट में जा चुका था। शेख शकील अहमद एक पिटीशन को लेकर कोर्ट में पहुंच चुके थे। उसके बाद इस मामले में एडवोकेट अंकुश शर्मा जुड़ गए और मामला आगे बढ़ा। कोर्ट में तारीख पे तारीख देती गई। क्यों? क्योंकि इस पूरे स्कैम में जो लोग इन्वॉल्व थे या जिन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही थी या जिन लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, वो लोग कौन थे, वो लोग कहां पर थे, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन चल कैसे रही थी। आपको अच्छे से जानकारी होगी कि इन्वेस्टिगेशन का पेस क्या था, ऑफिसर किस पेस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। यह मामला श्रीमान सत्यपाल मलिक जी इसलिए सीबीआई के पास नहीं गया क्योंकि आपने कोशिश की। यह मामला सीबीआई के पास इसलिए गया क्योंकि कोर्ट को यह लगा कि जम्मू कश्मीर में एंटी करप्शन ब्यूरो जिस तरीके से कामकाज कर रहा है, जिस तरीके से इन मामलों में पड़ताल कर रहा है, वो पेस जो है सही पेस नहीं है। और सत्यपाल मलिक ने यह कहा, मैंने अफसरों को कहा कि आप इसमें कार्रवाई करिए। उन्होंने हमें कहा कि नहीं जनाब हम कैसे करेंगे, ये कल सत्ता में दोबारा आएंगे। तो मैंने उनको कहा कि आप
उस समय की चीफ जस्टिस साहिबा जस्टिस गीता मित्तल, जो अब रिटायर हो चुकी हैं, उनके पास चले जाइए। सत्य बिल्कुल ये नहीं है। सत्य ये है कि जस्टिस गीता मित्तल के बेंच ने जब ये देखा कि एंटी करप्शन ब्यूरो काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा है, उनके काम करने की पेस बहुत स्लो है और इस मामले में लंबा समय लग रहा है, किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, तब जाकर उन्होंने जहां एक तरफ एसीबी को लताड़ा था, वहीं पर उन्होंने ये मामला सीबीआई के हवाले किया था। तो ये जस्टिस गीता मित्तल ने, जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर एहसान किया और ये मामला कोर्ट के हवाले किया, ये मामला माफ कीजिएगा सीबीआई के हवाले किया। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि एक और बात उन्होंने ये कही कि इसमें कई एकड़ों के प्लॉट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पास थे, कई एकड़ का प्लॉट महबूबा मुफ्ती के पास था। तभी मैंने कहा झूठू ने झूठू से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। क्या पूर्व राज्यपाल महोदय को किसी ने यह बताया है कि महबूबा मुफ्ती रोशनी मामले में कहीं पर किसी जगह इन्वॉल्व नहीं है, उनके नाम पर कोई जमीन का मरला या कोई जमीन का कोई कनाल नहीं है, ये एक सत्य है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर जो मामला बना है, जो शेर कश्मीर भवन या बाकी भवनों को लेकर बना है, उसमें जरूर कुछ हद तक सच्चाई है, लेकिन सच्चाई कुछ और है और पूर्व राज्यपाल महोदय जो कह रहे हैं वो कुछ और है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैंने ये भी उन्हें नहीं मालूम कि कमिश्नर नहीं होता जम्मू में, डिविजनल कमिश्नर होता है, डिवकॉम होता है, भूल गए हैं शायद। डिविजनल कमिश्नर जम्मू को मैंने ये कहा कि सरकारी जमीनों का सर्वे करिए और मुझे बताइए कितनी जमीन जो है वो कब्जे में है। तो उन्होंने मुझे कहा कि महबूबा मुफ्ती का एक आदमी है, वो जमीन पर कब्जा करता है, वो जमीन पर फौरन जाकर जो है अपने जानवर बांध देता है। ऐसा ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला करते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जानवर कहां बांधते हैं, ये जानकारी कृपा करके पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को, जम्मू कश्मीर की सरकार को देनी चाहिए, क्योंकि जब से 16 साल की पत्रकारिता में मैंने उनको कहीं जानवर बांधते हुए नहीं देखा। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये कहा, एक और बयान दे दिया, कहा 3 कोर हैं जम्मू कश्मीर में। मैंने डिवकॉम जम्मू को कहा फौरन जितनी भी जमीन जो सरकारी जमीन है वो 3 कोर के हवाले कर दी जाए। कहां हवाले हुई है, किस जगह हवाले हुई है, को हमें भी तो पता चले, हमें भी तो जानकारी मिले कि किस जगह आपने वो जमीन हवाले की है। उसके बाद आपने ये कहा बाकी जमीन मैंने कहा पुलिस के क्वार्टर्स बनाने के लिए दे दी जाए। किस जगह बन रहे हैं पुलिस के हाउसिंग क्वार्टर्स, कहां बन रहे हैं, कुछ जानकारी भी साथ साथ में देनी चाहिए ना। बड़ा हैरान होता है शख्स कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जो मन आता है वो बयान देते हैं और ना ही सरकार उस बयान का संज्ञान लेती है, ना जम्मू कश्मीर का आम नागरिक उस बयान का संज्ञान लेता है, ना जम्मू कश्मीर के नेता उस बयान का संज्ञान लेते हैं और ना ही वो लोग उस बयान का संज्ञान लेते हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों की ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी की कस्में खाते हैं, जो ये कहते हैं इसमें कोई शक नहीं करप्शन जम्मू कश्मीर में है, करप्शन पूरे देश में है। अगर जम्मू कश्मीर करप्शन में नंबर 2 पर था तो नंबर 1 पर कौन सी स्टेट थी, मुझे उसका नाम लेने की अब फिलहाल जरूरत नहीं है। क्या देश भर में करप्शन नहीं है? करप्शन पूरे देश में है। बार बार जम्मू कश्मीर का उल्लेख करना, बार बार जम्मू कश्मीर का नाम लेना, बार बार जम्मू कश्मीर के लोगों को इस तरीके से जलील करना, मुझे लगता है पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को यह समझना होगा, जब आपका कार्यकाल था, आपके कार्यकाल में आपको वो सब कुछ करके जाना चाहिए था कि यहां के आरटीआई एक्टिविस्ट, यहां के समाज सेवक, यहां के सोशल एक्टिविस्ट आपकी तारीफ करते नहीं थकते। आप अगर अपने कार्यकाल में 2 ही आईएएस अफसरों की सैंक्शन पर प्रोसिक्यूशन देते तो जम्मू कश्मीर के लोग आपको सलाम करते, वो कहते कि वाकई आप करप्शन के मामलों में बड़े सीरियस हैं। मगर मुझे लगता है जो इल्जामात उन्होंने लगाए हैं, जो रोशनी को लेकर उन्होंने बात कही है, तथ्य क्या है वो सबको अब मालूम है। क्या जरूरत पड़ी जम्मू कश्मीर की सरकार को? अगर तथ्य वही हैं जो सत्यपाल मलिक कह रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर की सरकार इस वक्त हाई कोर्ट में क्यों गई है पिटीशन लेकर? रिव्यू पिटीशन की क्या जरूरत जम्मू कश्मीर की सरकार को पड़ी? अगर जम्मू कश्मीर की सरकार को यह मालूम है कि रोशनी मामलों में तमाम जितनी जमीनें बांटी गई हैं वो सारी की सारी जमीनें हाई प्रोफाइल लोगों को बांटी गई हैं, इसमें गरीबों को, कमजोरों को, किसानों को, बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ है। सत्य क्या है? अजीब सी विडंबना है कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जो मन आता है वो कहते हैं और कोई उन्हें यह तक नहीं कहता कि पूर्व राज्यपाल साहब
आप जब बोलते हैं तो कम से कम सोच समझ के बोला कीजिए। सोशल मीडिया का जमाना है, आपकी बातें बड़ी दूर तक पहुंच जाएंगी, लोग ये सवाल करेंगे। आज हम भी चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के इस बयान को सीरियसली लें और फौरन उन सेक्रेटरियों को तलब करें जिन सेक्रेटरियों ने यह कहा था पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को कि आपको 150 करोड़ 2 डील्स में मिलेगा। यानी मैं फिर दोहरा रहा हूं, यानी उन सेक्रेटरियों को पैसा ऑफर किया गया, उसी ऑफर को लेकर वो राज्यपाल के पास पहुंच गए और राज्यपाल का सेक्रेटरीज के साथ इतना तालमेल था कि उसने ये बात सुन ली, उन सेक्रेटरीज को ट्रांसफर नहीं किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की कि भाई आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप मेरे दफ्तर में आके मुझे कह रहे हैं कि आपको 150 करोड़ इन 2 डील्स में मिलेगा। ये हैरान करने वाली बात है और ये बड़ी गंभीर बात है जो पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कही है। इसको गंभीरता के साथ जम्मू कश्मीर की सरकार को लेना चाहिए, जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट्स को लेना चाहिए, जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों को लेना चाहिए, जम्मू कश्मीर के नेताओं को लेना चाहिए, जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ साथ में उन सभी एक्टिविस्टों को भी लेना चाहिए जो सभी एक्टिविस्ट सत्यपाल मलिक के वक्त में भी पूरी कोशिश करते रहे कि बड़े से बड़े करप्ट आदमी के खिलाफ कोई सख्त कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन कोई सख्त कानूनी कार्रवाई उस पर उस वक्त नहीं हुई। सिर्फ सुनने को अफसाने मिलते थे, जम्मू कश्मीर बैंक में बहुत बड़ा घोटाला है, जम्मू कश्मीर बैंक में बैकडोर से एंट्रीज हुई हैं, जम्मू कश्मीर बैंक में यह हुआ है, जम्मू कश्मीर बैंक में वो हुआ है। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि क्या हुआ, किस्सा कहां गया, कहानी कहां खत्म हुई। उम्मीद और तवक्का ये कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जब अब अगली बार बयान देंगे तो कम से कम गूगल करके तथ्यों को टटोलेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे, मालूम करेंगे कि वो कह क्या रहे हैं। वो क्रेडिट जो केवल मात्र जस्टिस गीता मित्तल और उनके बेंच को जाता है, वो क्रेडिट जो केवल मात्र आरटीआई एक्टिविस्ट प्रोफेसर एसके भल्ला को, उसके साथ में उनके वकील एडवोकेट शेख शकील को, एडवोकेट अंकुर शर्मा को और अन्य और लोगों को जाता है जिन लोगों ने इसमें कोशिशें की, वो क्रेडिट भी सत्यपाल मलिक ले रहे हैं। ये अपने आप में हैरान करने वाला भी है और परेशान करने वाला भी है। और रोशनी को लेकर इस समय सत्य क्या है? सत्य यह है कि जम्मू कश्मीर की सरकार रिव्यू पिटीशन लेकर कोर्ट में है और जितनी भी जमीनों को लेकर कहा गया था कि ये जमीनें वापस ले ली जाएं, वो सब की सब वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं, क्योंकि अभी कोर्ट से कोई फैसला इस मामले में नहीं आया है। और जिस कानून को उन्होंने असंवैधानिक डिक्लेयर किया था, उस कानून को भी चैलेंज किया गया है। अब सवाल यहां पर यह है कि आने वाले दिनों में और क्या कुछ इस मामले में होगा, वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे और आपको जरूर बताएंगे। एक चीज और आप तक जानकारी यहां पर पहुंचाना चाहता हूं मैं। हाँ, एक और बात उन्होंने कही कि मेरे कार्यकाल में कोई भी आतंकी 50 से 100 किलोमीटर की रेंज में श्रीनगर में नहीं आता था, लेकिन अब आतंकी जो हैं वो गरीब लोगों को निशाना बना रहे हैं। शायद पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ये भूल गए हैं कि पुलवामा में जो 40 जवानों की शहादत हुई थी, वो उसी समय हुई थी जब श्रीमान जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। और भी बहुत कुछ इनके कार्यकाल में हुआ था, लेकिन उस पर बातचीत करना ज्यादा जरूरी नहीं, क्योंकि ये वो मामले हैं जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़े हुए हैं। इन मामलों पर मैं वैसे भी ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि देश का जहां पर मामला आए, आतंकियों का जहां पर मामला आए, केंद्र सरकार भली बात ही जानती है कि हमको क्या करना है। लेकिन जब बात करप्शन की होगी, जब बात जम्मू कश्मीर के लोगों की होगी और सत्यपाल मलिक ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में 15% कमीशन है और सबसे ज्यादा करप्ट जो है वो जम्मू कश्मीर है, जब वो पूरे जम्मू कश्मीर को एक ही ब्रश से पेंट करने की कोशिश करेंगे, हम जरूर ये कहेंगे कि जनाब आप जहां से आते हैं, आप वहां का भी जरा थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स मालूम करिए कि वहां क्या होता है। जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर में करप्शन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम ये कहें कि पूरे देश में कहीं और करप्शन नहीं है, सारी करप्शन जम्मू कश्मीर में है, तो ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ज्यादती करना है। ये जम्मू कश्मीर के उन परिवारों के साथ ज्यादती करना है जिन परिवारों ने 1947 में, 1953 में, 1965 में, 1971 में और उसके बाद 1999 में जिन परिवारों ने अपने लाल अलग अलग जंगों में यहां पर खोए हैं, उन परिवारों के साथ ज्यादती करना है जो 30 साल के इस आतंकवाद और अलगाववाद की जंग में जिन परिवारों ने यहां बलिदान दिए हैं, उन परिवारों के साथ ज्यादती करना है। शायद सत्यपाल मलिक की जानकारी में नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा नंबर है उन परिवारों का जिन परिवारों ने इस देश के लिए बलिदान दिया है, इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। और आज भी जम्मू कश्मीर का, जम्मू का कारोबारी हो, जम्मू का आम नागरिक हो, जम्मू के दाएं बाएं रहने वाले लोग हों, जब भी देश पर बड़ी कोई आपदा आती है तो जम्मू के लोग उसके लिए कितनी कुर्बानियां देते हैं, ये शायद उनके
ज्ञान में नहीं होगा। इसी तरीके से कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर वो लोग हैं जो लोग तिरंगे के लिए और इस देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज पिछले 70 साल में उन लोगों ने नहीं किया। ये सब भी उनके ज्ञान में होना चाहिए, ये सब भी उनको मालूम होना चाहिए। और जब वो एक ही ब्रश से पूरे जम्मू कश्मीर को पेंट करने की कोशिश करते हैं और असत्य बोलकर सत्य के ऊपर प्रहार करते हैं, तो फिर ये जिम्मेदारी बनती है जम्मू कश्मीर के हर नागरिक की कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को ये बताया जाए कि आप जब जम्मू कश्मीर में आए थे, आप इसको जन्नत कहते नहीं थकते थे, आप जम्मू कश्मीर के लोगों की तारीफ करते नहीं थकते थे। चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, आप तारीफ करते थकते नहीं थे। अब आप जब जम्मू कश्मीर से गए हैं, मीडिया की लाइमलाइट में बने रहने के लिए आप कुछ भी बोल देंगे और हम कुछ भी सुन लेंगे, ऐसा चलेगा नहीं।